नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में साइंस एंड टेक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि भारत में नाभिकीय कार्यक्रम क्या क्या हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि नाभिकीय विकास क्यों आवश्यक है तथा इसमें होने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। सबसे बड़ी बात है, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए अधिकतर लोग जो हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन वॉच टाइम उनसे है। तो ऐसे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। 1 सेकंड 2 सेकंड का समय लगेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अपना टॉपिक है भारत में नाभिकीय कार्यक्रम का उल्लेख। कहता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। लेकिन 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के पश्चात इस दिशा में अत्यधिक जो है प्रगति होना स्टार्ट हुआ। बात करें तो कहता है कि तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, रावत भाटा कोटा कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, ये सभी जो हैं भारत की महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा संस्थान हैं। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखें। पीटी में ये सवाल कई दफ़ा पूछा गया है, कई सारे एग्जामों में। या तो वन लाइनर पूछता है या नहीं तो आपको फिर मिलान करने के लिए भी दे देता है। बाकी 67 पीटी पर भी हम लोग विचार करेंगे कि आप बाउंड्री लाइन पर क्यों रुक जाते हैं, कहाँ आप में मिस्टेक रहता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ ध्यान देते हैं। कहता है कि हालिया वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा का एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उदय हुआ है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण जो खनिज है वह यूरेनियम और थोरियम है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बात करें थोरियम की तो आपको बताना है कमेंट में कि थोरियम जो है किस राज्य के जो है नदी के बालू में मिलता है हमें। आगे कहता है कि भारत का त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। भारत के नाभिकीय कार्यक्रम का दीर्घकालिक जो लक्ष्य है, एक उन्नत भारी जल थोरियम चक्र विकसित करना है और इसके लिए कुछ चरणों में इसे बांटा गया है। बात करें पहले चरण की तो ये है दाबित भार जल रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। कहता है दाबित भारी जल रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत उत्पादन के साथ साथ सह उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 का भी उत्पादन करता है। अब देखिए, यहाँ से आपको एक और प्रश्न का कमेंट करना है कि प्लूटोनियम 239 या प्लूटोनियम का प्रयोग जो है जापान के किस हमले में, 6 अगस्त वाले में या 9 अगस्त वाले में किया गया था। ठीक है, आगे कहता है कि मंदक और शीतलक के रूप में भी भारी जल का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। बात करें अगले चरण की तो कहता है प्लूटोनियम ईंधन आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये क्या है? तो इसमें प्लूटोनियम 239 के दहन हेतु फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर का उपयोग होता है, जिसमें कोर के चारों ओर यूरेनियम के साथ साथ थोरियम मिला होता है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि दहन के रूप में किसका प्रयोग हो रहा है? प्लूटोनियम 239 का। और फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर का उपयोग होता है जिसमें कि कोर के चारों ओर यूरेनियम और साथ में थोरियम भी होता है, ताकि अतिरिक्त प्लूटोनियम के साथ साथ U-233 का भी उत्पादन किया जा सके। यह बात हम लोग कर रहे हैं दूसरे चरण की। बात करें तीसरे चरण की तो इसमें है उन्नत भारी जल रिएक्टर। कहता है इसमें थोरियम प्लूटोनियम ईंधन का दहन इस प्रकार से किया जाता है कि U-233 उत्पन्न हो सके।
जिसका उपयोग अंततः उन्नत भारी जल रिएक्टर के लिए सेल्फ सस्टेनिंग विखंडनीय ईंधन पदार्थ के रूप में किया जा सके। तो इन 3 चरणों के माध्यम से ही जो है, जो ये लक्ष्य है उन्नत भारी जल थोरियम चक्र विकसित करना, इसके लिए ये 3 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं। बात करें भारत में नाभिकीय विकास की आवश्यकता क्या है, क्यों है, तो पहला है ऊर्जा सुरक्षा। कहता है कि नाभिकीय सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ऊर्जा प्राप्त करने में सबसे बड़ा, या जो आप कह सकते हैं सहायक सिद्ध होता है नाभिकीय ऊर्जा। क्यों? क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा में वृहद पैमाने पर विद्युत उत्पादन की क्षमता है। ठीक है। अगला जो है CO2 में कमी। परमाणु ऊर्जा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 के वैश्विक उत्सर्जन को कम करने में सहायक है, तो इसलिए भी इसका प्रयोग जरूरी है। और CO2 और SO2 का प्रभाव वायुमंडल पर क्या पड़ता है, ये कल के प्रश्न में हम लोगों ने देखा था। आगे है जलवायु पर निम्न प्रभाव। नाभिकीय रिएक्टर विद्युत संयंत्रों की तरह कोयले का उपयोग कर ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन नहीं करता। वर्तमान में जो भी विधि अपनाई जाती है, खास करके कोयले का उपयोग किया जाता है, तो उससे क्या होता है, ग्रीन गैस का उत्पादन होता है, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा ग्रीन गैस का उत्पादन नहीं होता। इसलिए यह जलवायु परिवर्तन में योगदान किए बिना विद्युत के उत्पादन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में यह जो है नाभिकीय ऊर्जा सहायता प्रदान करेगा। तो हमारी जो जीवाश्म ईंधन में जो हमारी निर्भरता है, इसे भी यह कहीं ना कहीं कम करेगा। इसके साथ साथ यह पारंपरिक कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को भी प्रतिस्थापित करने में सहायक है। तो ऐसे जो संयंत्र हैं जहाँ पर कोयले का प्रयोग वृहद पैमाने पर किया जाता है, तो उनकी जगह पर इसका प्रयोग आसानी से काफ़ी कम अमाउंट में, कम खर्च में किया जा सकता है। आगे कहता है विद्युत की सतत आपूर्ति। बात करें, इसमें है कि यह विद्युत की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, क्योंकि सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के विपरीत नाभिकीय संयंत्र उस समय भी कार्य कर सकता है जब सौर एवं पवन ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में जहां पर उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसे स्थानों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। बात करें इसके समक्ष आने वाली चुनौती की, तो इसमें कहता है कि खनन के कारण भूजल में यूरेनियम संदूषण। इसके अंतर्गत कहता है कि एक अध्ययन के अनुसार भारत के 16 राज्यों के भूजल में यूरेनियम का जो है, यूरेनियम प्रदूषित है। यूरेनियम के कारण प्रदूषण है। इनमें से कुछ राज्यों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा WHO की अनुशंसित सीमा से अधिक है। तो WHO ने जो भी यूरेनियम भूजल में होना चाहिए उससे कई ज़्यादा अधिक जो है भारत के कुछ राज्यों में वहाँ का जो भूजल है वहाँ पर ये पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नुकसानदेह है, बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। अगला जो चुनौती है ये है यूरेनियम की शुद्धता। वैश्विक तुलना में भारत में पाया जाने वाला अधिकांश यूरेनियम जो है ये निम्न श्रेणी का है, तो यह भी एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है परमाणु विरोध प्रदर्शन। भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थलों के निकट निवास करने वाले लोगों के द्वारा निरंतर इसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है। कहीं ना कहीं जो है उन्हें उस स्थान से प्रतिस्थापित करना होता है, तो इसके लिए वे इसका विरोध करते हैं। बात करें जनशक्ति की आवश्यकता, यह भी एक बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में उत्थान के लिए परमाणु इंजीनियरिंग हेतु मानव संसाधन सर्वोपरि है, और वर्तमान में भारत परमाणु वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कमी का सामना कर रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखें। बात करें अन्य समस्याओं की, तो कहता है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या, इससे जो प्रभावित व्यक्तियां हैं उनका पुनर्वास, आरक्षित वन, सामाजिक राजनीतिक मुद्दे, ये सारे जो हैं अन्य समस्याओं के अंतर्गत
शामिल किए जाते हैं। जैसे कारण भी देश में विद्यमान यूरेनियम और थोरियम संसाधनों के खनन और दोहन संबंधी निर्णय को प्रभावित करता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। बात करें आगे की राह की, तो कहता है कि परमाणु ऊर्जा के उपयोग की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्न कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो पहला है कौशल आधारित रखरखाव को सुनिश्चित करना चाहिए। अपशिष्ट जो उससे अपशिष्ट निकलता है उसका निपटारा ऐसा हो और उसका प्रबंधन हो, इसके लिए सुविधाओं पर गंभीरता से विचार करने की भी आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था को बनाए रखना एवं सुदृढ़ करना, इसके लिए जो है कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक और बात दोस्तों, कई लोग जो हैं अलग अलग टॉपिक्स कह रहे हैं और कई लोग ऐसे भी साथी हैं दोस्त जो कि जो टॉपिक हो चुका है उन पर भी वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं। तो आपसे निवेदन है एक बार जा कर के आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मेंस का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।